हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप लोगों को पता है, आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का जीवों में जनन, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं और आप लोगों को भी इस क्वेश्चन को नोट करके याद करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। तो एक एक करके जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके एक बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन जगह पे बैठ के इसको नोट करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन से आप क्या समझते हैं? भाई जीवन अवधि से आप लोग क्या समझेंगे? तो जीवन अवधि ध्यान से समझिए। एक मिनट। ठीक है। तो जीवन अवधि से आप लोग क्या समझते हैं? तो आप लोगों को भी बताए हैं कि जीवन अवधि क्या होता है, लेकिन आपको एग्जाम में जो लिखना है थोड़ा सा बेस्ट तरीके से लिखना है, क्योंकि आप लोग जो है किस क्लास के हैं? 12th के हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जीवन अवधि लाइफ स्पैन से आप क्या समझते हैं? किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उस जीवन का जीवन अवधि कहलाता है ना, उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। प्रत्येक जीव की अपनी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। कुछ सूक्ष्म जीव की जीवन अवधि कुछ मिनटों के कुछ घंटों तक की होती है, किंतु अन्य पौधों में कुछ दिनों से लेकर हजार वर्षों तक हो सकती है। विकसित पादपों और जंतुओं में जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। जंतुओं की तुलना में पादपों में की जीवन अवधि क्या होती है? अत्यधिक लंबी होती है। एक बात बताते हैं आप लोगों को, आप लोग भी देखे होंगे गांव समाज में क्या होता है, जीवन अवधि जो है क्या होता है, सबका अलग अलग होता है या नहीं होता है? जीवन अवधि देखो, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं जी। तो ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे इसके बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इससे समय की बचत होगी, है ना? चलिए अब आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हम्म प्रजनन। प्रजनन किसे कहते हैं? भाई प्रजनन, देखिए प्रजनन किसे कहते हैं? जीवधारियों में वह क्षमता जिससे वे अपने जैसी प्रतिकृति उत्पन्न कर सकते हैं प्रजनन कहलाता है। देखिए जनन के माध्यम से ही ना कोई जीव अपनी संतति को बढ़ाता है कि नहीं? जनन के माध्यम से ही बढ़ाता है। यह जीवधारियों का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। जीवधारियों में प्रजनन की अनेक विधियां होती है, जिनमें जो है मुख्य दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन। आप लोग एक बात भी ध्यान रखिएगा कि जनन जो है ना दो टाइप से होता है। एक होता है लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है अलैंगिक जनन जिसको बोलते हैं ओसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात यही जानिए कि आप लोगों को जो क्वेश्चन याद करना है, देखिए आप इसको रट के याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा। आप इसको जो है घर में 1 से 2 बार इसको पढ़िए अच्छे ढंग से, और देखिए माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। अगर माइंड में सेट कर लेंगे तो ये आपको जरूर क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है? आपका अगला क्वेश्चन है कि, ओ, लैंगिक,
अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग या संलयन हुए बिना ही कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर देता है, वो लैंगिक प्रजनन कहलाता है। देखिए, प्रजनन की यह वह विधि है जिसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, एक पेरेंट ही क्या करता है, किसी भी जीव का निर्माण कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि दोनों का दो युग्मक का संलयन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी को क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं, है ना। यह प्रजनन केवल निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न संतानें आकारिकीय रूप से एवं आनुवांशिकीय रूप से मातृजीव से समानता प्रदर्शित करती है, जिसे क्लोन कहते हैं। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो पेरेंट के बिल्कुल समान होता है। अगर मान के चलिए बाप जो है जैसा है वैसा ही बच्चा होगा। अगर कहने का मतलब आलू है तो आलू भी आलू के तरह ही होगा। और लैंगिक जनन में क्या होता है, विभिन्नता पाई जाती है। अगर बाप गोरा है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा भी गोरा ही होगा, बच्चा काला भी हो सकता है ना। अगर बाप लंबा है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा भी लंबा होगा, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो सकता है नाटा भी होगा, है ना। तो ये विभिन्नता पाई जाती है ना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ, अलैंगिक जनन की गुणों की व्याख्या करें, है ना। तो भाई इसके गुणों का व्याख्या करना है, तो देखिए इसके गुण क्या क्या है। इसमें केवल एक जनक की ही संतान पैदा कर सकता है। क्या बोले? अलैंगिक जनन में जो है ना केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे एक मातृक प्रजनन भी कहते हैं, है ना। यह जनन केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। केवल एक जीव बहुत अधिक संततियां उत्पन्न कर सकती है। यह जीवों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं करता है। अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से एक कोश के जीव जैसे प्रोटोजुआ के अंतर्गत आता है। अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज जैसे साइफा, सोलेंट्रेटस, हाइड्रा ट्यूबुलेरिया, कुछ चपटे कृमियां जिसे प्लेनेरिया भी कहते हैं, यह कुछ शैवाल में पाया जाता है। ये क्या? अलैंगिक जनन। आप लोग ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपके देखिए एग्जाम में अगर जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, एक कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके जो है क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद अपने अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम जो लिखाएं आप वही एग्जाम में लिखिए, लेकिन आपको एग्जाम में जो लिखना है इसी से रिलेट करके लिखना है। आप एक दो बार पढ़े रहेंगे इसको, तभी तो आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में द्विविखंडन को परिभाषित करें। प्लेनेरिया में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। एक बात ये भी याद रखिएगा, प्लेनेरिया में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। इसी को हम परिभाषित करने वाले हैं। तो प्लेनेरिया एक कृमि होता है। प्लेनेरिया क्या है? एक कृमि होता है। इसका शरीर चौड़ाई की अपेक्षा अधिक लंबा होता है। प्लेनेरिया जो है ये कृमि होता है, इसका शरीर चौड़ाई की अपेक्षा क्या होता है? अधिक लंबा होता है। इसमें अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। सर्वप्रथम जंतु अपने पृष्ठ भाग को किसी आधार पर दृढ़ता से जमा लेता है, तत्पश्चात अग्रभाग को मोड़ते हुए ऊपर की ओर खींचता है, जिससे एक मध्य भाग में संकीर्ण उत्पन्न हो जाता है। संकीर्ण के स्थान पर जंतु दो भागों में टूट जाता है। पिछला भाग कायांतरण द्वारा शिशु कृमि बन जाता है, मातृ कृमि भी छोटा कृमि बन जाता है। मतलब ये टूट टूट के जो है क्या करता है? अपने को विभाजित कर जनन की प्रक्रिया पूर्ण करता है ना, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मुकुलन जिसे बर्डिंग कहते हैं से आप क्या समझते हैं? यह लैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार होता है, जो धीरे धीरे
बड़ा हो जाता है, इससे मुकुल कहते हैं तथा मुकुल या बड कहते हैं। इसके बनने की क्रिया को मुकुलन कहते हैं। विकास के समय कलिका अपने मातृ शरीर पेरेंट से भोजन व अन्य आवश्यक पदार्थ ग्रहण करती है। वयस्क होने पर यह मातृ शरीर से अलग हो जाती है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है ना। देखिए देखिए, जब कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव है, वो अपने अंदर जो अलैंगिक जनन जिसमें होता है, जैसे कि अभी हम क्या बता रहे थे, मुकुलन बनता है। तो एक जीव है जैसे कि वो जो है अपने शरीर पे जो है मुकुल बनाती है, एक अलग से एक जो है जीवों में एक अलग सा कायांतरण करता है और वही टूट के या अलग होके जो है बाद में जीव का निर्माण करता है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है इसी में, मुकुलन दो प्रकार का होता है। मुकुलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है बहिर्जात मुकुलन, ये अंतर्जात मुकुलन। अंतर्जात मुकुलन में कलिकाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती है जो जेम्यूल कहलाती है ना। और उदाहरण हाइड्रा में मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन, स्पंज, ठीक है। अब अगले की बात करें तो अगला है क्या, पुनरुद्ध भवन, जिसे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? पुनरुद्ध भवन, जिसे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि मानी जाती है। यह प्रक्रिया स्पंजों, हाइड्रा आदि कुछ जंतुओं में पाई जाती है। स्पंजों में पुनरुद्ध भवन की खोज विल्सन ने की थी। याद रखिएगा, स्पंजों में पुनरुद्ध भवन की खोज किसने की थी? विल्सन ने की थी। इन्होंने बताया कि यदि किसी स्पंज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इसका प्रत्येक कटा हुआ टुकड़ा नए स्पंज बनाने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार यदि हाइड्रा का एक्टोडर्म एवं गेस्ट्रोडर्म सहित टुकड़ा जो है अलग कर दिया जाए तो यह एक नया हाइड्रा बना सकता है। कुछ अन्य जंतुओं में भी शरीर का भाग क्षतिग्रस्त होने पर पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन द्वारा जो है पुनः विकसित हो जाता है। जैसे छिपकली का पूंछ, आप लोग घर में देखे होंगे छिपकली, जिसको अपने भाषा में गांव घर में गिरगिट बोलते हैं ना। गिरगिट का अगर पूंछ कट जाता है तो बाद में वो अपने पूंछ को जो है पुनर्जनन के माध्यम द्वारा जो है वो पुनः विकसित कर लेता है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, कोनिडिया क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोनिडिया क्या है? ये अनेक कवकों जैसे एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम आदि में पाए जाते हैं। इसका आकार बीजाणुओं की भांति गोल होती है, किंतु इनका निर्माण बीजाणुधानियों के अंदर नहीं होता। प्रायः ये किसी कवक तंतु के सिरे पर गोलाकार संरचनाओं के रूप में श्रृंखलाओं में बनते हैं। जिस कवक तंतु पर कोनिडिया बनते हैं उसे कोनिडियामधर कहते हैं। जिस कवक तंतु पर जो है कोनिडिया बनते हैं उसे कोनिडियमधर कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? आप लोग समझते ही होंगे लैंगिक प्रजनन में जो है युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है ना। तो देखते हैं लैंगिक प्रजनन में से आशय यह उस प्रजनन प्रक्रिया से है जिसमें दो अलग अलग युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होकर जायगोट बनता है और आगे चलकर एक नए जीव का विकास होता है। सही बात है। आप लोग जरा सा बताएंगे क्या नर युग्मक क्या होता है और मादा युग्मक क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि नर युग्मक क्या होता है और मादा युग्मक क्या होता है ना। देखिए, इसमें दो माता पिता का योगदान होता है, आनुवांशिक विविधता पाई जाती है और यह उच्च पादपों व प्राणियों में सामान्य है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के गुणों की व्याख्या करें। लैंगिक प्रजनन में प्रायः दो जनक नर एवं मादा भाग लेते हैं, परंतु कुछ जंतु जैसे यकृत कृमि, फॉसिल्स जिसको बोलते हैं, फीता कृमि, इसके अपवाद हैं। पौधों में लैंगिक जनन करने के लिए पुष्प पाए जाते हैं। ये एक ही पौधे या अलग अलग पौधे पर उगे हो सकते हैं ना। अब लैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा युग्मों का संलयन होता है, ये बताए ही।
लैंगिक प्रजनन में युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज परिवर्धित होकर भ्रूण बनाता है। जंतुओं में भ्रूण विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है ना। आगे की बात करें तो लैंगिक जनन से बनी संततियां जनकों से बिल्कुल भिन्न होती हैं, क्योंकि इनमें माता तथा पिता दोनों से जनन द्रव्य प्राप्त होता है। साथ ही युग्मक बनाने से पहले गुणसूत्रों में जीन विनिमय की क्रिया के फलस्वरूप नए संयोजन बनते हैं जो युग्मकों द्वारा संततियों में आते हैं। अतः लैंगिक प्रजनन जैव विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोगों को आज 10 क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। आप लोग बड़े ही मस्त तरीके से इस 10 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कॉपी पे नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा 1-2 बार पढ़ने का। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको ध्यान से बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े ही जोश और जुनून के साथ। बेस्ट ऑफ लक, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बोलने में, है ना। बेस्ट ऑफ लक डियर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।